so that I can upload this on VCS. फिर you can refer it further. So start करते हैं. हमारा जो फर्स्ट मॉड्यूल है वो है आइडियल एम्पलीफायर. सिलेबस में इसके लिए 6 क्लासेस दी गई हैं. हम लोग देखते हैं 6 में हो पाएगा या नहीं. तो उसका जो फर्स्ट सब टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ आइडियल एम्पलीफायर. मतलब आइडियल एम्पलीफायर क्या होता है और कितने टाइप का होता है. रेस्ट जो सब टॉपिक है डिस्टॉर्शन एंड टाइप्स ऑफ डिस्टॉर्शन वो हम लोग नेक्स्ट में पढ़ेंगे. टाइप्स ऑफ एम्पलीफायर का आउटलाइन क्या है, मतलब हम लोग को क्या क्या पढ़ना होगा इसमें. हम लोगों को पढ़ना होगा इंट्रोडक्शन, मतलब एम्पलीफायर क्या होता है. ब्लॉक डायग्राम ऑफ ऑडियो एम्पलीफायर, मतलब एक जो बेसिक ऑडियो एम्पलीफायर जैसे क्या तुम लोग लाउड स्पीकर यूज करते हो, ठीक है, तो वो एक तरह का उसमें ऑडियो एम्पलीफायर लगा होता है. उसका ब्लॉक डायग्राम क्या होता है. आइडियल वोल्टेज एम्पलीफायर, करंट एम्पलीफायर, ट्रांस रेजिस्टेंस एम्पलीफायर, ट्रांस कंडक्टेंस एम्पलीफायर. हम लोग देखेंगे कि ये दोनों भी क्या होता है, ट्रांस रेजिस्टेंस और ट्रांस कंडक्टेंस. सो फर्स्ट है इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन में हम लोग देखेंगे कि एम्पलीफायर होता क्या है. तो लिखा है एम्पलीफायर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस which amplifies the amplitude or power of a signal without changing its shape. Okay? इसका मतलब क्या होता है, एम्पलीफायर एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है जिसका कि एम्पलीट्यूड, उसका काम क्या है, किसी भी चीज का एम्पलीट्यूड बढ़ाना या फिर पावर बढ़ाना विदाउट चेंजिंग इट्स शेप. मतलब अगर तुम्हारा सिग्नल ट्रायंगुलर है तुम उसको एम्पलीफायर के अंदर डालोगे तो आउटपुट ट्रायंगुलर ही आना चाहिए. सिर्फ क्या होना चाहिए, सिर्फ उसका शेप सेम रहना चाहिए, एम्पलीट्यूड बढ़ जाना चाहिए. मान लो ये एक सिग्नल है जिसका कि हाईएस्ट लेवल क्या है 5 वोल्ट. तो अगर इसको हम एम्पलीफायर के अंदर डालेंगे तो हमें कैसा सिग्नल मिलना चाहिए. ये जो एम्पलीट्यूड है ये ओवरऑल एम्पलीफाइड हो जाएगा लेकिन शेप वही है. लेकिन अगर हम ये सिग्नल देते और एम्पलीफायर में हमको कुछ इस टाइप का आउटपुट मिलता तो ये क्या होता, ये डिस्टॉर्टेड हो जाता. तो ये वाला चीज हम लोगों को नहीं चाहिए. इसीलिए अगर पूछे व्हाट इज एन एम्पलीफायर, तो एम्पलीफायर इज एन इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस. जस्ट अ मिनट. ओके, ठीक है. तो एम्पलीफायर क्या है, ऐसा डिवाइस है जो कि पावर या एम्पलीट्यूड को बढ़ाता है विदाउट चेंजिंग इट्स शेप. ठीक है, ये एक एम्पलीफायर है. हम लोग जनरली अभी क्या इस मॉड्यूल में हम लोग क्या सोचेंगे कि एक एम्पलीफायर है, ये ब्लैक बॉक्स की तरह है. एक बॉक्स है जिसमें कि हम लोग इनपुट देते हैं, आउटपुट मिलता है. ठीक है, इनपुट क्या हो सकता है, वोल्टेज भी हो सकता है, करंट भी हो सकता है. आउटपुट क्या होगा, वोल्टेज भी हो सकता है, करंट भी हो सकता है. अब इनपुट और आउटपुट पे डिपेंड करता है कि हमारा जो एम्पलीफायर है वो वोल्टेज एम्पलीफायर है या करंट एम्पलीफायर है, ट्रांस रेजिस्टेंस है या ट्रांस कंडक्टेंस है. तो अभी यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग एक सिग्नल दे रहे हैं. गेन इसका ए है. गेन क्या होगा ये भी हम लोग आगे पढ़ेंगे. इस एम्पलीफायर में जिसका कि गेन ए है उसमें हम एक इनपुट सिग्नल दे रहे हैं तो आउटपुट में हमको क्या मिल रहा है, सेम टाइप ऑफ सिग्नल मिल रहा है लेकिन इसका एम्पलीट्यूड क्या है, बढ़ा हुआ है. इसका मतलब ये एक आइडियल एम्पलीफायर है. इसमें सिग्नल का शेप चेंज नहीं हुआ तो ये एक एम्पलीफायर है. गेन क्या होता है, गेन मेजर करता है कि कोई भी एम्पलीफायर कितना बढ़ा रहा है एम्पलीट्यूड. एम्पलीफायर का काम है एम्पलीट्यूड या पावर इंक्रीज करना, लेकिन कितना इंक्रीज करना वो हम लोग मेजर करते हैं गेन से, जिसको कि हम लोग डिनोट करते हैं ए से. कोई कोई बुक में कैपिटल जी से भी होता है लेकिन जनरली जो है अभी हम लोग इस लेक्चर के लिए ए लेके चलेंगे. तो गेन क्या है, इट इज अ रेशियो ऑफ आउटपुट क्वांटिटी डिवाइडेड बाय इनपुट क्वांटिटी. गेन क्या करता है, मेजर करता है कि कितना एम्पलीफिकेशन हुआ. सो गेन इज अ मेजर ऑफ एम्पलीफिकेशन और इट इज अ रेशियो ऑफ आउटपुट क्वांटिटी डिवाइडेड बाय इनपुट क्वांटिटी. मतलब आउटपुट में जो हमको मिला, इनपुट में जो हमको मिला, उससे हम लोग निकालते हैं कि कितना गेन हुआ है. ये कोई आना चाह रहा है क्या गूगल मीट पे. ठीक है, गेन शोज द एम्पलीफाइड डिफरेंस बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट. वही बात हो गया कि कितना डिफरेंस है दोनों में, वो हम लोगों को इनपुट आउटपुट के बीच में बताता है गेन. और गेन का कोई यूनिट नहीं है. अब कैसे, मान लो कि इनपुट में हम लोग दिए 2 वोल्ट, आउटपुट में मिल रहा है 8 वोल्ट. तो गेन क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है रेशियो ऑफ इनपुट और आउटपुट. तो आउटपुट क्या है हमारा 8 वोल्ट डिवाइडेड बाय इनपुट क्या है 2 वोल्ट. तो वोल्ट वोल्ट तो कट गया ना, तो बच क्या गया सिर्फ 4.
तो ये 4 का कोई यूनिट है नहीं है, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि गेन हैज नो यूनिट। और ये 4 क्या है, गेन है, मतलब अगर हम कोई भी इनपुट डालेंगे तो आउटपुट में हमको क्या मिलेगा, उसका 4 टाइम्स मिलेगा। तो अगर हम इस एम्पलीफायर में 3 वोल्ट इनपुट डाल रहे हैं तो आउटपुट में हमको क्या मिलेगा, एम्पलीफायर का गेन 4 है तो आउटपुट में हमको मिलेगा 12 वोल्ट। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया है सबको? जिसको नहीं समझ में आया है वो एक कॉपी में लिख लेना क्या नहीं समझ में आया। तो ये था गेन। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 3 काइंड्स ऑफ एम्पलीफायर गेन होता है, मतलब एम्पलीफायर गेन 3 तरह का होता है। पहला है वोल्टेज गेन, दूसरा है करंट गेन और तीसरा है पावर गेन। ठीक है, वोल्टेज गेन को हम लोग ए वी से करते हैं। ए क्या चीज है, गेन है, और वी मतलब वोल्टेज, इसलिए वोल्टेज गेन। ए आई मीन्स करंट गेन, ए है गेन, आई मीन्स करंट, और पावर गेन मतलब ए है गेन, पी मतलब पावर। तो वोल्टेज गेन क्या होगा, आउटपुट वोल्टेज बाय इनपुट वोल्टेज। करंट गेन क्या होगा, आउटपुट करंट बाय इनपुट करंट। और पावर गेन क्या होगा, आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर। ठीक है, ये तीनों का काम आगे पड़ेगा, हम लोग देखेंगे। जैसे यहाँ पे क्या है, हम लोग वोल्टेज लिए तो ये जो गेन निकला ये 4, ये क्या हुआ, आउटपुट वोल्टेज बाय इनपुट वोल्टेज। तो ये कौन सा गेन हुआ, हमारा वोल्टेज गेन हुआ। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं डीवी में कैसे कैलकुलेट करना है, ये हम लोग कल डिस्कस कर चुके हैं। कि अभी हम लोग देखे थे वोल्टेज गेन एवी होता है, ये वाला। ठीक है, अभी देखे थे कि ये वोल्टेज गेन जो है ये एवी था। तो अब अगर डीबी में करना है तो बताए थे वोल्टेज के साथ 20 लगेगा। तो अगर वोल्टेज गेन इन डीबी पूछ रहा है तो वो क्या होगा, 20 लॉग एवी। करंट गेन में भी 20 लगता है, तो करंट गेन ए आई इन डीबी क्या हो जाएगा, 20 लॉग ए आई। पावर के साथ 10 हम लोग देखे थे, तो पावर गेन हो जाएगा पावर गेन इन डीबी इक्वल्स टू 10 लॉग एपी। ये सारा चीज कल करा चुके हैं, आई होप कि तुम लोग जा करके वापस से उसको देखे होगे। बेसिक्स ऑफ लॉगरिथमिक एंटी लॉगरिथमिक ये कल हम बता चुके हैं कि कैसे लॉग डीबी में करना है, कैसे डीबी से एब्सोल्यूट वैल्यू में करना है, तो ये सब आना चाहिए। बेसिक्स ऑफ वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड ये नोट करके रखना तुम लोग, हम लोग ये ट्यूटोरियल क्लास में करेंगे। ठीक है, अब देखो गेन इक्वल्स टू प्लस 3 dB और गेन इक्वल्स टू माइनस 3 dB, मतलब गेन है प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, ये dB मतलब ये गेन अभी लॉग में है। ठीक है, तो गेन प्लस 3 dB मतलब कि आउटपुट सिग्नल जो है वो बढ़ा है, मतलब गेन हुआ है, और ये डबल्ड है। डबल्ड कैसे हुआ, तो तुम लोग इसको देखोगे जब 3 dB को एब्सोल्यूट वैल्यू में लाओगे तो देखोगे कि उसका वैल्यू आएगा 2, मतलब अगर करोगे लॉग 2, ठीक है, तो log 2 का वैल्यू कितना होगा वो देख लो, और ये 10 या 20 जो भी लगेगा तब वो आएगा 3 dB। ठीक है, तो प्लस 3 dB या कितना भी वैल्यू, अगर कोई भी गेन का वैल्यू प्लस है तो इसका मतलब कि आउटपुट सिग्नल जो है वो बढ़ रहा है। लेकिन अगर किसी एम्पलीफायर का गेन माइनस में आ रहा है वो इंडिकेट करेगा कि उसका जो आउटपुट है वो कम हो रहा है, तो वो एम्पलीफायर की तरह बिहेव नहीं कर रहा है। मतलब अगर हम इनपुट दे रहे हैं 5 वोल्ट, आउटपुट हमको मिल रहा है 2 वोल्ट, तो उस केस में क्या होगा, गेन माइनस आएगा। अगर इनपुट हम दे रहे हैं 5 वोल्ट और आउटपुट मिल रहा है 2 वोल्ट, तो गेन क्या हो जाएगा 2/5, तो ये क्या हो जाएगा, कितना आ जाएगा 0.4। अब इसका जब लॉग लोगे तो लॉग ऑफ नंबर लेस देन 1 क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, तो लॉग नेगेटिव आएगा, इसका मतलब क्या है कि ये लॉस हो रहा है, ये गेन नहीं हो रहा है। गेन मतलब कुछ पाना, लॉस मतलब खोना। तो पाना मतलब क्या कि एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, लेकिन यहाँ तो नेगेटिव आ रहा है, मतलब हम 5 वोल्ट दे रहे हैं, आउटपुट में हमको 2 वोल्ट मिल रहा है, तो ये एम्पलीफायर की तरह बिहेव नहीं कर रहा है क्योंकि इसका गेन नेगेटिव है। ये किसके तरह बिहेव कर रहा है, अटेन्यूएटर की तरह। अटेन्यूएटर हम लोग आगे पढ़ेंगे, अटेन्यूएटर का काम होता है अटेन्यूएट करना। देखो हम आज भर सिर्फ अलाउ कर रहे हैं जो भी लेट से आ रहे हैं, नहीं तो ऐसे हम लेक्चर बीच में डिस्टर्ब कर करके और फिर किसी को हम एडमिट नहीं करेंगे। तो क्लास तुम लोग टाइम पे आओ, वरना हम सबको ब्लॉक कर देंगे जो भी लेट से आ रहा है। ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट क्या है, एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में हम लोग क्या देखेंगे, determine voltage, current and power gain of an amplifier having an input signal of 1 milliampere at 10 millivolt and a corresponding output signal of 10 milliampere at 1 volt और express all gains in decibel। तो इसमें हम लोगों को क्या करना है, इसमें क्या दिया हुआ है देखो तुम लोग अपने से भी, हम लोगों को देखना है वोल्टेज गेन AV निकालना है, AI निकालना है और AP निकालना है। ठीक है, दिया हुआ क्या क्या है, हमारे पास एक इनपुट सिग्नल है, मतलब इनपुट करंट है जो कि
1 मिली एम्पियर का है, मिली मतलब 10⁻³ और उसका वोल्टेज कितना है, VI क्या है 10 मिली वोल्ट। जब हम उसको एम्पलीफायर में डालते हैं तो हमारा क्या होता है, आउटपुट सिग्नल जो होता है, आउटपुट सिग्नल मतलब आउटपुट करंट कितना आ रहा है 10 मिली एम्पियर और वोल्टेज कितना आ रहा है, आउटपुट वोल्टेज 1 वोल्ट। ठीक है, अब बोला क्या, ये इन्फॉर्मेशन हम लोग के पास दिया हुआ है कि इनपुट करंट और इनपुट वोल्टेज का जो सिग्नल है, इतना करंट इतना वोल्टेज का सिग्नल को जब हम एम्पलीफायर में डालते हैं तो हमको इतना आउटपुट करंट मिलता है और इतना आउटपुट वोल्टेज मिलता है। तो हमारा जो वोल्टेज गेन, करंट गेन और पावर गेन है वो हम लोग को निकालना है कि उस एम्पलीफायर का क्या है ये सब। वो जो एम्पलीफायर है वो कितना वोल्टेज गेन देता है, कितना करंट गेन और कितना पावर गेन। तो करंट, पहले वोल्टेज अगर देखें तो AV इक्वल्स टू क्या होता है, आउटपुट वोल्टेज बाय इनपुट वोल्टेज। तो आउटपुट वोल्टेज हमारा क्या है 1 वोल्ट, इनपुट क्या है 10 मिली वोल्ट। अब मिली मतलब क्या होता है 10⁻³ ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1 वोल्ट बाय 10 इंटू 10⁻³ वोल्ट। ठीक है, तो इसको अगर हम ये -3 वाला ऊपर चला जाएगा तो क्या होगा 10⁻³ बाय 10, वोल्ट वोल्ट तो कट जाएगा तो बच क्या गया 100। मतलब ये जो AV है हमारा उसका वैल्यू कितना है 100 है। ठीक है, सिमिलर वे में ये तुम लोग का काम है, ये होमवर्क एक तरह से समझ लो कि निकालना कि AI क्या होगा, AI क्या होगा I0 बाय II। तो I0 दिया हुआ है, II दिया हुआ है, इसी तरीके से करंट गेन निकालोगे और पावर गेन क्या हो जाएगा, पावर इनपुट बाय पावर आउटपुट। तो पावर तो यहाँ नहीं पता है तो इनपुट पावर कैसे निकालोगे, या तो ये दो गेन है, पावर इक्वल्स टू क्या होता है P इक्वल्स टू V इंटू I। तो तुम्हारे पास वोल्टेज गेन है तो इसी तरीके से AP क्या हो जाएगा AV इंटू AI। तो पावर गेन क्या हो जाएगा, जो तुम्हारा AV आया है वो और AI आया है वो, इसको इंटू कर दो। मान लो कि ये इसका वैल्यू अगर AI का अगर 100 आता है तो तुम्हारा पावर गेन क्या हो जाएगा 100 इंटू 100, तो वो 10⁴ हो जाएगा पावर गेन। अब बोला है इसको डीबी में निकालने, तो डीबी में निकालना भी हम बता दिए हैं। डीबी में निकालने के लिए क्या होगा, AV आया है 100 तो इसका डीबी में करने के लिए, क्योंकि ये वोल्टेज है तो AV को वोल्टेज में, अगर AV है वोल्टेज है तो लॉग में क्या होगा ये 20 log 100। तो ये 100 को 10⁻² लिख सकते हैं, 2 इधर चला जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा 40 dB। सिमिलर वे में AI निकालोगे और पावर भी तुमको पता चल जाएगा, पावर भी निकालोगे। ठीक है, ये तुम लोग का होमवर्क है, ये करके लाना है और कल हम देखेंगे कि आंसर कितना आया सबका। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है किसी को। अब हम लोग देखेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइडियल, मतलब पावर का, बताओ क्या हुआ बोलो। मैम पावर का आउटपुट कितना होगा, मतलब जैसे इनपुट तो नहीं, तो पावर का ठीक है, आप इनपुट बताइए। आउटपुट देखो, पावर का इनपुट आउटपुट क्या होगा कि देखो पावर क्या होता है V²/R या फिर I²R। ठीक है, अब इनपुट पावर क्या हो जाएगा जब हम इनपुट वोल्टेज लेंगे, आउटपुट पावर क्या हो जाएगा जब हम आउटपुट वोल्टेज लेंगे। ठीक है, इसी तरह करंट के से भी हम लोग कर सकते हैं कि इनपुट पावर क्या हो जाएगा I²/R। तो ये दोनों में से तुम कोई भी ले सकते हो। तो PI क्या हो जाएगा VI², VI दिया हुआ है तुमको तो VI का स्क्वायर कर लो, R मान लो कोई भी एक कांस्टेंट है, क्योंकि जब तुम P0/PI करोगे तो R तो कट ही जाएगा ना। तो लेकिन इससे ज्यादा अच्छा तरीका क्या होता है कि जब तुम्हारे पास AV मिल गया, AI मिल गया, तो AP पावर क्या हो जाएगा AV इंटू AI। तुम क्यों इतना प्रोसेस में जाओगे कि PI निकालना और ये निकालना, P इक्वल्स टू VI होता है, पावर इक्वल्स टू V इंटू I। तो गेन भी जो उसका होगा AP इक्वल्स टू वो AV इंटू AI ही होगा। ठीक है, आज भर हम बस अलाउ कर रहे हैं तुम लोगों को, कल अगले क्लास से ऐसे मत करना, हम सही में किसी को अलाउ नहीं करेंगे, ये बहुत टाइम वेस्ट होता है, पढ़ने के लिए बहुत कुछ है। ठीक है, ये समझ में आ गया कि अगर V और I दिया है तो पावर निकाल सकते हैं। अभी मान लो मेरे पास अगर AP रहता और AI रहता, बोलता वोल्टेज निकालने, तो हम AV भी निकाल सकते थे। कोई भी दो चीज पता है तो तीसरा निकाल सकते हो। ठीक है, ये एग्जाम्पल है जो कि तुम लोगों को करके लाना है कल। अब आते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन आइडियल एम्पलीफायर। मतलब एक कैरेक्टरिस्टिक मतलब उसका क्या फीचर होना चाहिए। जैसे होता है ना कि आइडियल स्टूडेंट का क्या फीचर होना चाहिए, टाइम पे क्लास आए, सारा चीज पढ़े, रिवीजन करे, क्लास में जवाब दे। तो उसी तरीके से एक आइडियल एम्पलीफायर को कैसा बिहेव करना चाहिए,
तो आइडियल एम्पलीफायर कैसा बिहेव करेगा? फर्स्ट पॉइंट है गेन जो है उसको कांस्टेंट रहना चाहिए डिफरेंट वैल्यूज ऑफ इनपुट सिग्नल के लिए। मतलब जो एम्पलीफायर जो गेन प्रोवाइड करता है उसको कांस्टेंट रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर हम अभी 2 वोल्ट का सिग्नल दिए तो वो हमको 4 वोल्ट दिया, मतलब अभी गेन कितना हो गया एम्पलीफायर का? 2। मतलब जो भी चीज हम देंगे उसको वो डबल करेगा। ठीक है, तो मान लो कि हम एक स्क्वायर सिग्नल दिए जिसका कि एम्पलीट्यूड 2 वोल्ट है, तो उसको डबल करके क्या किया, एक 4 वोल्ट का स्क्वायर सिग्नल दिया। अब अगर हम यही चीज उसको एक ट्रायंगुलर सिग्नल देंगे तो उसको ट्रायंगुलर सिग्नल को भी एम्पलीट्यूड डबल करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं कि अगर हम ट्रायंगुलर देंगे तो उसका वैल्यू कुछ और हो गया 6 दे दे, ऐसा नहीं है। सारे इनपुट सिग्नल के लिए एम्पलीफायर को एक सा बिहेव करना चाहिए, जो गेन है उसको कांस्टेंट रहना चाहिए। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है? इट शुड बी कांस्टेंट फॉर इनपुट सिग्नल हैविंग डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। इसके बारे में हम लोग डिटेल में बाद में देखेंगे। इनपुट सिग्नल है, सिग्नल का कुछ फ्रीक्वेंसी होता है। जब ट्यूटोरियल में हम लोग ट्यूटोरियल क्लास में जब वेवलेंथ, टाइम और फ्रीक्वेंसी करेंगे तब ये चीज़ हम लोग देखेंगे। तुम लोग ये चीज़ एक जगह नोट करते जाओ, इन केस अगर मेरे दिमाग से उतर गया ये सब चीज़ बताना ट्यूटोरियल क्लास में तो याद दिला देना। तो इसमें क्या होता है कि हर सिग्नल का कुछ फ्रीक्वेंसी होता है, तो अगर हम सिग्नल का फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे हैं तो भी एम्पलीफायर को एक सा बिहेव करना चाहिए। एग्जाम्पल देखो, हम लोग जो बोलते हैं, जैसे लड़कियों की आवाज़ सुन करके पता चल जाता है ना कि ये लड़की का आवाज़ है, उसी तरह लड़का का आवाज़ सुन के पता चल जाता है कि लड़का का है। क्यों? क्योंकि लड़की और लड़के के आवाज़ में फ्रीक्वेंसी का बहुत अंतर होता है। ठीक है, सारी लड़कियों का भी मेरा आवाज़ किसी और लड़की से नहीं मैच कर सकता, क्योंकि मेरे आवाज़ का फ्रीक्वेंसी कुछ अलग है। ठीक है, तो हर वॉइस का फ्रीक्वेंसी अलग है। लेकिन मान लो तुम्हारे पास एक लाउड स्पीकर सिस्टम है, माइक है, तो वो माइक का एम्पलीफिकेशन फैक्टर है 4। मतलब उसमें जो भी कोई बोलेगा उसका कितना लाउड स्पीकर से कितना 4 टाइम्स आवाज आएगा। तो अगर हम बोल रहे हैं उसमें तो वो 4 टाइम्स दे रहा है, तो कोई भी बोलेगा, चाहे वो कोई और लड़की हो या कोई और लड़का हो, उसको 4 टाइम्स ही उसको एम्पलीफाई करना चाहिए। क्योंकि इनपुट में तो हम फ्रीक्वेंसी अलग अलग दे रहे हैं, लेकिन फ्रीक्वेंसी के साथ ये जो एम्पलीफिकेशन फैक्टर है उसको चेंज नहीं होना चाहिए। मतलब कितना भी फ्रीक्वेंसी का हम उसमें सिग्नल दें, एम्पलीफायर क्या होना चाहिए? कांस्टेंट रहना चाहिए एम्पलीफायर का गेन डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के लिए। तीसरा क्या है? इट मस्ट नॉट ऐड नॉइज टू द आउटपुट सिग्नल। अभी एक आइडियल एम्पलीफायर का क्या होता है कि उसको नॉइज को आगे नहीं भेजना चाहिए, नॉइज नहीं देना चाहिए। कभी कभी देखे होंगे कि लाउड स्पीकर पे जब कोई भाषण देता है तो एक ग्लिच टाइप का आता है, एकदम एक तीखा सा साउंड। तो वो क्या होता है कि जब इनपुट सिग्नल में नॉइज हो जाता है तो एम्पलीफायर क्या करता है? नॉइज को भी एम्पलीफाई कर देता है। तो अगर इनपुट साइड में थोड़ा नॉइज है तो एम्पलीफायर के बाद क्या होगा? वो नॉइज भी एम्पलीफाई होकर के बड़ा नॉइज हो जाएगा। तो आइडियल एम्पलीफायर में ऐसा नहीं होना चाहिए। हालांकि प्रैक्टिकल एम्पलीफायर में ये पॉसिबल नहीं है अभी तक, लेकिन आइडियल में ऐसा नहीं होना चाहिए। फोर्थ क्या है? इट शुड नॉट बी अफेक्टेड बाय टेम्परेचर चेंज। टेम्परेचर के साथ इसका जो गेन है वो चेंज नहीं होना चाहिए। और क्योंकि टेम्परेचर के साथ जानते हो ना कि जो सेमीकंडक्टर यूज होता है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स जो भी डिवाइस होता है उसमें सेमीकंडक्टर यूज होता है, और सेमीकंडक्टर टेम्परेचर के साथ चेंज होता है। ये पता नहीं तुम लोग पढ़े हो यानी फिजिक्स में ये सब था। तो टेम्परेचर के साथ एम्पलीफायर को चेंज नहीं करना चाहिए। और क्या? इट मस्ट रिमेन स्टेबल ओवर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम। मतलब ये जो गेन है उसको लॉन्ग पीरियड तक रहना चाहिए। जैसे लाउड स्पीकर अभी खरीदे, 5 साल बाद हो सकता है कि वो उतना अच्छा काम नहीं करता, होता ना, उतना ज़्यादा आवाज़ नहीं आ रहा है अब लाउड स्पीकर से, तो वो क्या होता है? उसको कहते हैं एजिंग इफेक्ट। जैसे होता है ना एज बढ़ना, तो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस में भी एजिंग इफेक्ट होता है कि टाइम के साथ क्या होता है कि उसका परफॉर्मेंस जो है वो घटते जाता है। तो आइडियल केस में ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक? तो अभी हम लोग चलते हैं ब्लॉक डायग्राम ऑफ एन ऑडियो एम्पलीफायर सिस्टम। इसको बस एकदम तुम वैसे देखो कि तुम्हारे कॉलेज में मान लो कि तुमको गाना गाना है। ठीक है, तो क्या सिस्टम रहता है? एक तो रहता है तुम्हारा इनपुट सिग्नल, मतलब तुम जो गाओगे तो मान लो ये तुम्हारा स्पीच सिग्नल है। ठीक है, फिर क्या होगा? ये तुम्हारा सिग्नल कहाँ पे जाएगा? स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर में। स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर क्या होता है हम लोग आगे देखेंगे। अभी के लिए देखो कि स्मॉल सिग्नल जनरली वोल्टेज एम्पलीफायर होता है। स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर मतलब ऐसा एम्पलीफायर जो कि स्मॉल सिग्नल को एम्पलीफाई करता है। स्मॉल सिग्नल मतलब जिसका एम्पलीट्यूड थोड़ा कम हो। ठीक है, तो ये एम्पलीफायर हो गया। फिर वो जाएगा पावर एम्पलीफायर में। पावर एम्पलीफायर क्या करता है? उसको कहते हैं, पावर एम्पलीफायर को कहते हैं लार्ज सिग्नल एम्पलीफायर। तो स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर जो होता है वो जनरली वोल्टेज एम्पलीफायर होता है। पावर एम्पलीफायर को लार्ज सिग्नल एम्पलीफायर कहते हैं। ठीक है, हर लाउड स्पीकर को कनेक्ट करना पड़ता है ना तुम लोग को सप्लाई में, अपने आप तो काम नहीं करता है, तो एक डीसी पावर सप्लाई देना होगा यहाँ से, जो कि हम लोग दे रहे हैं। डीसी सप्लाई दे दिए, हमारा जो सिग्नल है वो एम्पलीफायर में चला गया। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं? दो एम्पलीफायर को कनेक्ट किए हैं। तो मल्टी स्टेज ये भी हम लोग देखेंगे कि एक वोल्टेज एम्पलीफायर है, दूसरा पावर एम्पलीफायर है।
इस दोनों को कनेक्ट करके हमारा जो इनपुट सिग्नल है वो क्या हुआ, एम्पलीफाई होकर के जो लाउड स्पीकर है हमारे पास उससे हम लोगों को सिग्नल मिला। तो देख रहे हो इनपुट सिग्नल यहाँ है, आउटपुट ये है, शेप सही है, बस एम्पलीट्यूड बदला है। ठीक है, चलो यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? क्योंकि अब हम लोग वोल्टेज एम्पलीफाई शुरू करेंगे। कोई प्रॉब्लम है तो पूछो, कोई प्रॉब्लम है तो पूछो। नहीं है, चलो नाउ फर्स्ट आइडियल एम्पलीफायर जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे वोल्टेज एम्पलीफायर। ठीक है, अब इसका सर्किट कैसा होता है अभी देखने में लग रहा है कि कितना बड़ा सर्किट है, लेकिन इसको बनाने में कुछ भी नहीं है। वोल्टेज एम्पलीफायर के लिए क्या होना चाहिए, पहले तो एक ऐसा वोल्टेज होना चाहिए जिसको कि हमको एम्पलीफाई करना है। तो Vs जो है हमारा वो है वोल्टेज, सोर्स वोल्टेज। Vs मीन्स सोर्स वोल्टेज। सोर्स वोल्टेज के साथ क्या होता है, एक सोर्स सीरीज रेजिस्टेंस भी होता है। ठीक है, ये नोट किया हुआ है मेरे पास, ये भी ट्यूटोरियल क्लास में पढ़ाएंगे कि आइडियल वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स क्या होता है। अभी के लिए इसमें ये नोट कर लो कि कोई भी वोल्टेज सोर्स है अगर हमारे पास, या कोई भी बैटरी तुम लोग खरीदते हो, तो अगर 5 वोल्ट का बैटरी है तो ऐसा नहीं है कि वो बैटरी जो है वो एकदम 5 वोल्ट दे, क्योंकि कोई भी वोल्टेज सोर्स के साथ सीरीज में एक सोर्स रेजिस्टेंस होता है। हर बैटरी का, मान लो कि मोबाइल इसमें रिमोट में या घड़ी में जो भी बैटरी लगाते हो, अगर वो 5 वोल्ट का बैटरी है तो वो तुमको 5 वोल्ट वोल्टेज नहीं देगा, वो हो सकता है 4.9 दे, 4.95 दे, ऐसा कुछ दे, क्योंकि उसके साथ एक सीरीज रेजिस्टेंस रहता है। तो हम लोग को वोल्टेज एम्पलीफायर बनाना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक सोर्स वोल्टेज लिए, ठीक है, इस वोल्टेज को एम्पलीफाई करना है, इसके साथ हम लोगों को एक RS भी मिलेगा। ठीक है, क्योंकि हर सोर्स किसी भी वोल्टेज के साथ एक रेजिस्टेंस रहेगा, क्योंकि आइडियल सोर्स नहीं है, आइडियल वोल्टेज सोर्स रहता तो RS नहीं रहता, लेकिन क्योंकि ये प्रैक्टिकल सोर्स है तो इसके साथ एक RS रहेगा। अब इस VS को हमको एम्पलीफायर में देना है, तो मान लो ये जो डैश्ड बॉक्स टाइप का है ये मान लो कि एम्पलीफायर है, तो VS है, क्योंकि RS है एक साथ में, तो VS पूरा का पूरा तो एम्पलीफायर के इनपुट में नहीं जाएगा, उससे थोड़ा कम जाएगा। तो एम्पलीफायर के इनपुट में जो वोल्टेज जा रहा है उसको हम लोग मानेंगे VI। ठीक है, VS यहाँ पे क्यों नहीं हुआ, क्योंकि VS के साथ में एक रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का काम क्या होता है, करंट को अपोज करना, तो ये क्या होगा, इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा। तो अगर हम 5 वोल्ट लेके चले थे तो इस RS के कारण क्या होगा, 5 वोल्ट से यहाँ पे करंट जाएगा, यहाँ वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा, तो यहाँ इनपुट में हमको हो सकता है कि 4.9 वोल्ट ही मिले। ठीक है, लेकिन अगर ये आइडियल होता, ये वाला वोल्टेज आइडियल वोल्टेज सोर्स होता, तो हमको यहाँ पे 5 वोल्ट ही मिलता। ठीक है, अब हमको इनपुट मिल गया, तो इसीलिए एम्पलीफायर में क्या हो गया, एक इनपुट करंट हो गया, एक इनपुट वोल्टेज हो गया। ठीक है, अब एम्पलीफायर का भी एक इनपुट रेजिस्टेंस होगा, आउटपुट रेजिस्टेंस होगा। तो एम्पलीफायर का जो इनपुट सर्किटरी है उसमें क्या हो गया, इनपुट वोल्टेज, इनपुट करंट, इनपुट रेजिस्टेंस, यही सब चीज आउटपुट में भी होगा। अब यहाँ से इनपुट जो VI था वो चला गया एम्पलीफायर के अंदर, एम्पलीफायर का गेन मान लो A है, तो ये एम्पलीफायर को क्या करना चाहिए, जो भी VI आ रहा है आउटपुट क्या देगा, वो गेन इनटू इनपुट वोल्टेज, ये तो गेन का फॉर्मूला है, गेन इक्वल्स टू आउटपुट बाय इनपुट होता है, तो आउटपुट क्या होगा, गेन इनटू इनपुट। तो ये क्या करेगा, एक आउटपुट वोल्टेज प्रोड्यूस करेगा A इंटू VI। ठीक है, अब A VI को जाना है बाहर, मतलब हम लोग को चाहिए ना वो, तो किसी भी वोल्टेज को लेने के लिए लोड रेजिस्टेंस तो लगाना पड़ेगा। ये वोल्टेज क्या करेगा, रेजिस्टेंस के थ्रू होकर के बाहर जाएगा। ये R0 क्या है, एम्पलीफायर का आउटपुट रेजिस्टेंस। अभी बताए थे हर वोल्टेज के साथ एक सीरीज में रेजिस्टेंस होता है, तो ये जो AVI जो यहाँ पे वोल्टेज प्रोड्यूस हुआ, एम्पलीफाइड वोल्टेज प्रोड्यूस हुआ, इसके साथ भी एक आउटपुट रेजिस्टेंस होगा। अब हमको ये आउटपुट में क्या चाहिए, आउटपुट में हमको एज इट इज ये AVI नहीं मिलेगा, थोड़ा उससे कम मिलेगा। क्यों, क्योंकि ये R0 क्या करेगा, R0 के अक्रॉस थोड़ा सा वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा, तो ये V0 जो हमको मिला, अब ये हम लोग को चाहिए। तो किसी भी वोल्टेज को लेने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक लोड रेजिस्टेंस लगाएंगे और RL के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो इक्वल टू V0 होगा। ठीक है, कोई भी करंट हो या वोल्टेज हो, हम लोगों को अगर वो उसको मेजर करना है तो क्या करेंगे, एक रेजिस्टेंस लगाना होगा ना। अगर इस दो पॉइंट के बीच में V0 है तो सिर्फ पॉइंट के बीच में V0 रहने से नहीं होता है, RL क्या होगा, RL के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगा, उसको हम लोग मेजर करते हैं। तो लोड रेजिस्टेंस का काम क्या होता है कि वो V0 या I0 जो भी करंट या वोल्टेज है उसके अक्रॉस हम लोग मेजर कर सकते हैं। मेजर करने के लिए कुछ तो लगाना होगा,
इसीलिए हम लोग RL लगाते हैं, कंटिन्यूटी होना चाहिए सर्किट में, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या है, Vs जो है वो सोर्स वोल्टेज है, मतलब जो भी वोल्टेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं, Rs है सोर्स रेजिस्टेंस, मतलब इस वोल्टेज सोर्स का जो भी इनपुट रेजिस्टेंस है। Ri क्या है, इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ एम्पलीफायर। R0 क्या है, आउटपुट रेजिस्टेंस ऑफ एम्पलीफायर। Vi हो गया इनपुट वोल्टेज। AVi जो है वो गेन के बाद जो वोल्टेज रहता है एम्पलीफायर में वो है। V0 क्या है, आउटपुट वोल्टेज है। I इनपुट करंट है और I0 आउटपुट करंट है। जहाँ भी Vi रहेगा, सर्किट कंटिन्यूअस है तो करंट तो होगा ही, ठीक है। तो अभी अगर हम लोग देखेंगे इनपुट सर्किट में, इनपुट तुम लोग थेवेनिन्स और नॉर्टन्स थ्योरम पढ़े हो फर्स्ट ईयर में? थेवेनिन्स और नॉर्टन्स पढ़े, हुआ है पढ़ाई? बताओ। नहीं मैम, नहीं पढ़ा। नोट कर लो, ये बता देंगे ट्यूटोरियल क्लास में। अच्छा, वोल्टेज सीरीज में वोल्टेज डिवाइडर रूल ये सब पढ़े हो? वोल्टेज डिवाइड रूल, सीरीज में होता है रेजिस्टेंस कनेक्ट तो क्या होता है, पैरेलल में होता है तो क्या होता है। देखो, अगर मान लो हमारे पास एक वोल्टेज सोर्स है V, और उसमें हम लोग दो रेजिस्टेंस जो है वो सीरीज में लगाते हैं, R1 R2, तो ये वोल्टेज है, इसके अक्रॉस भी कुछ ड्रॉप होगा, इसके अक्रॉस भी कुछ ड्रॉप होगा। मान लो ये 5 वोल्ट का है तो R1 के वैल्यू को अकॉर्डिंग मान लो 3 वोल्ट यहाँ पे ड्रॉप हो गया, 2 वोल्ट यहाँ पे ड्रॉप हो गया और वापस से यहाँ पे 5 वोल्ट मिल गया। तो जो वोल्टेज डिवाइडिंग रूल होता है सीरीज रेजिस्टेंस के लिए क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई भी वोल्टेज है V और दो रेजिस्टेंस जो है वो सीरीज में लगा हुआ है और हम लोगों को फाइंड करना है कि R1 और R2 है, तो किसी भी एक रेजिस्टर के अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है कि वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R1, अगर हमको R1 के पास देखना है कि कितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ तो वो क्या हो जाएगा, टोटल वोल्टेज जितना सर्किट में दे रहे हो वो, तो यहाँ टोटल वोल्टेज हम V दे रहे हैं और जिस वोल्टेज के अक्रॉस निकालना है तुमको, जिस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज निकालना है वो रेजिस्टेंस लिखोगे R1 डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है। अगर R2 के अक्रॉस निकालना रहता है तो क्या होता है, VR2 इक्वल्स टू टोटल वोल्टेज, जिस रेजिस्टेंस के अक्रॉस निकालना है वो ऊपर लिखाएगा और डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। मान लो कि यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस रहता R3, ठीक है, सीरीज में ही, तीनों सीरीज में, तो क्या हो जाता है, अगर R1 के अक्रॉस निकालना है तो टोटल वोल्टेज R1 बाय टोटल रेजिस्टेंस, तो टोटल रेजिस्टेंस अभी क्या हो जाएगा, R1 R2 R3। उसी तरह R2 में भी जिसके अक्रॉस निकालना है वो रेजिस्टेंस ऊपर रखेंगे डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये है वोल्टेज डिवाइडिंग रूल फॉर सीरीज रेजिस्टेंस, अगर रेजिस्टेंस सीरीज में है तो। अगर पैरेलल में होता तो पैरेलल में क्या होता है, जिसके अक्रॉस निकालना है उसको छोड़ करके बाकी को हम ऊपर में लिखते हैं, ठीक है। तो पैरेलल वाला भी देखेंगे, पहले वोल्टेज एम्पलीफायर देखते हैं। तो वोल्टेज एम्पलीफायर में अगर इनपुट सर्किट देखें, इनपुट साइड ये है, ठीक है, ये वाला जो साइड है ये हमारा इनपुट साइड है और इधर वाला जो साइड है वो आउटपुट साइड है, ठीक है। तो अभी अगर इनपुट सर्किट का हम लोग को इक्वेशन देखना होगा कि ये Vi एक्चुअली है कितना, मतलब अगर हम Vs वोल्टेज दे रहे हैं तो Vi हमको कितना मिलेगा। तो अभी इस सर्किट में हम लोग क्या देख रहे हैं, Vs है टोटल वोल्टेज, Rs और Ri, ठीक है। Rs क्या है, सोर्स रेजिस्टेंस, Ri क्या है, इनपुट रेजिस्टेंस। तो ये देख सकते हो ना कि Rs और Ri जो है सीरीज में कनेक्टेड है, टोटल वोल्टेज है Vs, ठीक है, और Rs Ri सीरीज में कनेक्टेड है और हम लोग को ढूंढना क्या है, Vi। तो Vi क्या है, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस Ri। तो सेम यही वाला चीज है, बस यहाँ पे क्या है, एक वोल्टेज हम लोग Vs दे रहे हैं, दो रेजिस्टेंस जो है Rs और Ri सीरीज में कनेक्ट है, और Vi क्या है, Ri के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो, तो हमको ढूंढना है Vi। इसका मतलब क्या है, दो रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड है और Ri के अक्रॉस हमको वोल्टेज ढूंढना है। तो ये रूल अभी जो बताया वो क्या कहता है, जिस रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमको वोल्टेज चाहिए उसको ऊपर में रखते हैं, तो टोटल वोल्टेज, तो Vi क्या हो जाएगा, टोटल वोल्टेज हम क्या दे रहे हैं Vs, तो यहाँ पे हम लिखे Vs, Ri के अक्रॉस ढूंढना है क्योंकि ये Vi क्या है, Ri के अक्रॉस वोल्टेज है, तो हम लोग Ri लिखे डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस Rs प्लस Ri, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी को। अब इसमें क्या है कि इफ अगर हमारा इनपुट रेजिस्टेंस सोर्स रेजिस्टेंस से बहुत ज़्यादा बड़ा है, रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो क्या होगा, वो उतना ही कम करंट को आगे जाने देगा,
ठीक है, रेजिस्टेंस का काम होता है करंट को अपोज करना, वो करंट को आगे नहीं जाने देता है। तो जब रेजिस्टेंस ज़्यादा है, किसी रेजिस्टेंस का वैल्यू ज़्यादा है, इसका मतलब वो ज़्यादा रोकेगा करंट को आगे जाने से। तो अभी क्या है, इफ़ आर आई ग्रेटर देन आर एस देन वी आई लगभग इक्वल है वी एस के। आर आई ग्रेटर देन आर एस मतलब ये वाला जो इनपुट रेजिस्टेंस है, अगर ये इस आर एस से बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो इस इक्वेशन से भी देख सकते हैं, अगर आर आई बहुत बड़ा है, तो अगर 1 + 1000 करोगे तो वो लगभग क्या होगा, 1000 के इक्वल होगा। ठीक है, तो अगर आर आई बहुत बड़ा है आर एस से, तो डिनोमिनेटर को हम क्या लिख सकते हैं, सिर्फ आर आई ही लिख सकते हैं। ठीक है, मान लो कि मेरे पास ये है 2/1 + 1000, इसका आंसर बताओ, तो वो क्या होगा, 2/1 + 1000 मतलब क्या होता है, लगभग वो 1000 ही है, तो 2/1000 ही होगा। इसीलिए आर एस प्लस आर आई को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर आई ही लिखेंगे। अब ऊपर एक आर आई है, नीचे एक आर आई हो गया, आर आई कट गया, तो बच क्या गया, वी आई इक्वल्स टू वी एस, मतलब ये जो इनपुट वोल्टेज है वो लगभग इक्वल है वी एस के। तो हम लोग क्या चाहते हैं कि हमारे पास जो भी सोर्स वोल्टेज हो, उतना ही पूरा का पूरा वोल्टेज एम्पलीफायर में जाए, यही हम लोग चाहते हैं। हम लोग नहीं चाहते हैं जैसे यहाँ 0.1 वोल्ट का ड्रॉप हो गया, हम लोग नहीं चाहते हैं कि वो ड्रॉप हो। तो अगर हम चाहते हैं कि वी एस और वी आई लगभग इक्वल रहे, तो उसके लिए क्या करना होगा, आर आई को बहुत बड़ा रखना होगा। तो बहुत बड़ा मतलब इन्फानाइट। अगर आर आई इन्फानाइट होगा तो क्या होगा, जो भी हमारा सोर्स वोल्टेज है वो पूरा का पूरा एम्पलीफायर के इनपुट में जा पाएगा। ठीक है, एक तो ये कंडीशन हो गया। फिर दूसरा है, अब हम लोग आउटपुट सर्किट देखेंगे। तो ये जो सर्किट है कि वोल्टेज है और सीरीज में रेजिस्टेंस लगा हुआ है, उसको थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट बोलते हैं। अभी के लिए इतना याद रखो कि जहां भी वोल्टेज वाला चीज रहेगा वहां थेवेनिन्स यूज करेंगे, जहां करंट वाला रहेगा वहां नॉर्टन्स यूज करेंगे। तो अब आउटपुट सर्किट में भी हमारा वोल्टेज ही है। ठीक है, तो आउटपुट सर्किट को भी हम लोग थेवेनिन से ही देखेंगे, मतलब एक वोल्टेज सोर्स है और सीरीज में रेजिस्टेंस है। तो वोल्टेज एम्पलीफायर में क्या होता है, इनपुट में भी वोल्टेज रहेगा, आउटपुट में भी वोल्टेज रहेगा, वैसे एम्पलीफायर को हम लोग वोल्टेज एम्पलीफायर कहते हैं। अब आउटपुट सर्किट में क्या होगा, आउटपुट में हमारा क्या है, देखो ये वाला हमारे पास टोटल एम्पलीफायर में जनरेट हुआ एम्पलीफाइड आउटपुट, रेजिस्टेंस है आर नॉट, और हम लोग को क्या देखना है कि कितना आउटपुट मिला, वी नॉट खोजना है। ठीक है, तो आउटपुट को हम लोग किस तरीके से देख सकते हैं कि टोटल हम लोग जो वोल्टेज दे रहे हैं वो है ए वी आई। ठीक है, और ये वोल्टेज किसके किसके अक्रॉस जा रहा है, पहले ये आर नॉट कनेक्ट है, फिर आर एल कनेक्ट है। तो अभी क्या सर्किट हो गया, हमारे पास एक वोल्टेज सोर्स है ए वी आई, और इससे कनेक्टेड क्या है, आर नॉट है, और सीरीज में आर एल है। ठीक है, वी नॉट क्या है, आर एल के अक्रॉस जो भी वोल्टेज है वही आउटपुट वोल्टेज है। तो हमको ढूंढना है वी नॉट, फिर से यही वोल्टेज डिवाइडर रूल लगाएंगे। वी नॉट क्या हो जाएगा, वी नॉट है आर एल के अक्रॉस वोल्टेज। तो आर एल के अक्रॉस वोल्टेज में हम लोग क्या करेंगे, अब जिस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज निकालना है उसको ऊपर रखते हैं न्यूमरेटर में, और डिवाइडेड बाय टोटल। तो यहाँ पे टोटल वोल्टेज हम लोग कितना सप्लाई कर रहे हैं, ए वी आई, तो इसीलिए ए वी आई लिख लिए। यहाँ पे ए वी क्यों लिखे, क्योंकि ये वोल्टेज एम्पलीफायर है, आउटपुट में भी वोल्टेज है, इनपुट में भी वोल्टेज है, तो जो गेन होगा वो क्या होगा, वोल्टेज गेन होगा, इसीलिए ए वी आई लिखे। और ढूंढना है वी नॉट, वी नॉट है आर एल के अक्रॉस, तो आर एल के अक्रॉस हम लोग यहाँ आर एल लिख दिए डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है, अब इसमें क्या है, हम लोग क्या चाहते हैं कि ये जो भी एम्पलीफायर में ये जो जनरेट हुआ वोल्टेज ए वी आई, ये पूरा का पूरा हमको मिले आर एल के अक्रॉस। लेकिन होता क्या है कि ये आर नॉट के कारण क्या होता है कि थोड़ा सा कम वोल्टेज हमको मिलता है, क्योंकि आर नॉट हर रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होता है। तो एम्पलीफायर भले ही ए इंटू वी आई जनरेट किया, लेकिन ये आर नॉट के कारण जो आउटपुट रेजिस्टेंस है उसके कारण क्या होता है कि हमको वी नॉट मिलता है, जो कि थोड़ा सा कम होता है ए वी आई के। तो अगर हम चाहते हैं कि ये पूरा का पूरा वोल्टेज हमको आउटपुट में मिले, तो उसके लिए क्या करना होगा, वी नॉट को ए वी आई के इक्वल होना चाहिए। तो क्या करना होगा, ये कब इक्वल होगा, अगर मान लो कि हमारा जो आउटपुट रेजिस्टेंस है वो बहुत कम हो, बहुत छोटा हो, तो क्या होगा, मान लो सेम यही चीज, मान लो ये आउटपुट रेजिस्टेंस है आर नॉट, ये आर एल है। अगर रेजिस्टेंस बहुत छोटा है, एकदम जीरो के बराबर, तो क्या होगा, इसको इग्नोर कर सकते हैं, डिनोमिनेटर में हम सिर्फ लिख सकते हैं आर एल, और ऊपर में एक आर एल है, तो आर एल कट जाएगा, तो हमको क्या मिल जाएगा, वी नॉट इक्वल्स टू ए वी वी आई। तो यही हमको चाहिए कि जो भी आउटपुट जो गेन हमको मिल रहा है वो किसके इक्वल हो, इसके। ठीक है, तो वो मिल गया, किस एजम्पशन से, हम लोग को बस अज्यूम क्या करना पड़ा, अगर हम लोग इनपुट रेजिस्टेंस जो है वो बहुत बड़ा लेंगे, तो हमारा जो है, किसका माइक ऑन है, अगर हम इनपुट रेजिस्टेंस बहुत बड़ा लेंगे
तो जो भी इनपुट वोल्टेज हम लोग सोर्स वोल्टेज दे रहे हैं सेम चीज एम्पलीफायर के इनपुट में जाएगा। और आउटपुट साइड में क्या होगा, अगर आउटपुट रेजिस्टेंस बहुत कम ले रहे हैं तो सारा का सारा वोल्टेज जो है आरएल के अक्रॉस जाएगा। ऐसे भी अगर मान लो आर नॉट बहुत कम है तो रेजिस्टेंस का वैल्यू एकदम कम है तो वो सारा का सारा वोल्टेज और करंट आगे भेज देगा। रेजिस्टेंस का वैल्यू ज्यादा रहेगा तो वो करंट को अपोज करेगा। ठीक है, तो अब इन दोनों से अब हम लोग को क्या मिल गया कि V नॉट जो है इक्वल्स टू AV VI, और VI क्या था इक्वल्स टू VS। तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि आउटपुट वोल्टेज क्या है AV इंटू VS, मतलब जो हम लोग दे रहे थे एक्चुअल में सोर्स वोल्टेज इंटू इसका गेन। ठीक है, तो आउटपुट वोल्टेज क्या हो गया, किसके प्रोपोर्शनल है, जो भी हम लोग ये सोर्स वोल्टेज दिए थे उसके। और ये गेन क्या हो गया, ये तो कांस्टेंट है, इसका यूनिट नहीं होता है, तो जिस भी चीज का यूनिट नहीं होता है उसको कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, तो इससे हम लोग को क्या पता चला, आइडियल वोल्टेज एम्पलीफायर मतलब जो भी सोर्स वोल्टेज हम दे रहे हैं, ठीक है VS, वो गेन के साथ मल्टीप्लाई होकर के हम लोग को आउटपुट में मिले। तो आइडियल वोल्टेज एम्पलीफायर के लिए हम लोग को क्या चाहिए, यही चाहिए, V नॉट इक्वल्स टू AV इंटू VS। ठीक है, अब इसके लिए एजम्पशन आइडियल एम्पलीफायर के लिए क्या होना चाहिए, इनपुट रेजिस्टेंस जो है वो इनफाइनाइट होना चाहिए। हम लोग यहाँ देखें इनपुट रेजिस्टेंस अगर बहुत बड़ा होगा तभी VI इक्वल्स टू VS होगा, बहुत बड़ा मतलब इनफाइनाइट। और आउटपुट रेजिस्टेंस जो है बहुत कम होना चाहिए, तो बहुत कम मतलब अगर हम आउटपुट रेजिस्टेंस 0 ले लेंगे तो मेरा V नॉट इक्वल्स टू AV VI हो जाएगा। ठीक है, और AV क्या होता है, ओपन सर्किट वोल्टेज गेन। अभी ओपन सर्किट वोल्टेज गेन क्यों है, क्योंकि हम लोग एजम्पशन क्या ले रहे हैं, RL इक्वल्स टू इन्फिनिटी। AV क्या हो जाएगा, आउटपुट वोल्टेज बाय इनपुट वोल्टेज। ठीक है, आउटपुट बाय इनपुट वोल्टेज लेना है, दो पॉइंट के बीच में लेंगे। RL इन्फिनिटी मतलब अगर रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो क्या होगा, करंट एकदम भी नहीं होगा, तो उसको ओपन सर्किट की तरह मान सकते हो ना। अगर RL बहुत ज्यादा है, एकदम इनफाइनाइट है, तो वो क्या करेगा, कोई करंट पास नहीं होने देगा। अगर इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में अगर RL हम इनफाइनाइट जोड़ते हैं, इनफाइनाइट RL, तो वो क्या करेगा, सारा का सारा करंट को अपोज कर देगा, मतलब करंट को इस पॉइंट से आगे बढ़ने ही नहीं देगा। तो इसका मतलब क्या होगा, ये ओपन सर्किट होगा, इसीलिए इसका नाम पड़ा, AV का नाम पड़ा ओपन सर्किट वोल्टेज गेन। ठीक है, तो जब भी एग्जाम में आएगा लिखने तो लास्ट में क्या लिख दोगे कि दिस एम्पलीफायर प्रोवाइड्स अ वोल्टेज आउटपुट प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज इनपुट एंड द प्रोपोर्शनैलिटी फैक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ सोर्स एंड लोड रेजिस्टेंस। इसमें सबसे जो मेन चीज है वो क्या ध्यान देने का है कि ये जो प्रोपोर्शनैलिटी फैक्टर है, मतलब ये जो गेन है, गेन हमारा RS और RL पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, गेन RL RS पे डिपेंड नहीं करता, वो किस पे डिपेंड करेगा, सिर्फ आउटपुट और इनपुट वोल्टेज पे। ठीक है, तो और इसको क्या कहते हैं हम लोग, वोल्टेज एम्पलीफायर को वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स। वोल्टेज कंट्रोल मतलब एम्पलीफायर को कंट्रोल क्या कर रहा है, वोल्टेज। और वोल्टेज सोर्स, सोर्स मतलब क्या होता है, आउटपुट में हमको क्या मिल रहा है, क्योंकि इनपुट में वोल्टेज बदलेंगे तो आउटपुट में वोल्टेज बदलेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इसको कंट्रोल, इस एम्पलीफायर को कौन कंट्रोल कर रहा है, वोल्टेज कंट्रोल कर रहा है। अगर इनपुट में हम वोल्टेज चेंज कर देंगे तो आउटपुट भी मेरा चेंज हो जाएगा, और आउटपुट में हमको मिल रहा है वोल्टेज। इसीलिए ये एम्पलीफायर क्या है, वोल्टेज एम्पलीफायर, वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। मतलब ये वोल्टेज एम्पलीफायर जो होता है उसमें वोल्टेज कंट्रोल करता है और देता है वोल्टेज। मतलब ये इनपुट के लिए हो गया, ये वोल्टेज आउटपुट के लिए हो गया। इनपुट में वोल्टेज है, आउटपुट में भी वोल्टेज ही मिल रहा है। अगर हम इनपुट में 2 वोल्ट दे रहे हैं तो आउटपुट में हमको क्या मिलेगा, A इंटू 2 वोल्ट। अगर हम इनपुट में 3 वोल्ट कर देंगे तो आउटपुट में क्या मिलेगा, A इंटू 3 वोल्ट। इसीलिए कंट्रोलिंग फैक्टर क्या है यहाँ पे, ये इनपुट है। इनपुट चेंज करेंगे तो आउटपुट चेंज होगा। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग वोल्टेज एम्पलीफायर तक ही पढ़ेंगे। किसी को कोई डाउट है अभी तक में तो पूछो।